बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 28 मार्च 2024 के दो प्रमुख मुद्दों पर या दो प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे। एक समाचार है वो कल द हिंदू में आया था, आर्टिकल था, हालांकि उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग को लेकर आज उस पर सुधार भी आया है। और एक सप्ताह पहले जो है बीबीसी ने भी यही न्यूज, इस तरह की न्यूज को प्रकाशित किया था। वह यह है कि हिंद महासागर के जो है उसके कई क्षेत्रों में जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसमें नए लाइसेंस को लेकर जो है खनन के नई लाइसेंस को लेकर भारत जो है वो प्रयास कर रहा है। उसने एप्लीकेशन किया है और इसी सप्ताह जो है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो जमैका में स्थित है, जो इस तरह के लाइसेंस पिछले जुलाई से देना शुरू की है, जुलाई 2023 से, वो इस पे विचार करेंगे कि दिया जाए या न दिया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत हिंद महासागर में इस तरह के जो खनन क्षेत्र है उसको उसके दौड़ में शामिल हो गया है। तो इसको हम समझेंगे, इसमें जो जानने की कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र में वो कर रहा है, क्यों ये दौड़ में भारत शामिल हो रहा है, और समुद्र के अंदर खनन के लिए क्या क्या खनन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीबेद अथॉरिटी को भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि भारत समुद्र के नीचे समुद्र तल में खनन को लेकर क्या तैयारी उसकी है और उसको आगे क्या उसका जो है फायदा होना है। ठीक है, जहां तक दूसरा समाचार है वो है एक काफी दिन से ये चर्चा में तो है ही है कि भारत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और इसके बाद उनको जो है 22 मार्च को ईडी के कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां पे उनको 6 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया था। यानी आज तक रिमांड है, अब आज के बाद फिर आगे मामला जो भी होगा। लेकिन ये मामला राष्ट्रीय स्तर पे तो राजनीति का चलो केंद्र है ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ टिप्पणियां आई है। कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले जर्मनी ने इस तरह की टिप्पणी की थी जिसका भारत ने बहुत कड़ा विरोध किया था। और कल ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उनसे किसी ने ईमेल पे प्रश्न पूछा था, तो उसके जवाब में भी उन्होंने इसको लेकर कुछ टिप्पणी की थी जिसका भारत ने बहुत कड़ा विरोध किया था। और अमेरिका के एक विदेश सेवा के अधिकारी को, विदेश विभाग के एक अधिकारी को जो यहाँ पे दूतावास में कार्यरत है, उसको बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराया था। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है भारत अमेरिका के संबंधों में इसी तरह का एक पन्नू वाला मामला था। इसी तरह का जब सीएए वाला मामला था, अभी हाल ही में मार्च में 2 बार हो गया है कि भारत अमेरिका के बीच टकराव का कारण बढ़ गया है। तो हम इसको समझने के करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे अगर कुछ लॉजिक होगा तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हिंद महासागर में नए समुद्री क्षेत्र के में खनन को लेकर भारत की दौड़। तो ये अभी मैप है, ये निकितन सी माउंट या अफसानी निकितन सी माउंट या एएन सी माउंट का यह इलाका है। इसी को लेकर द हिंदू में ये न्यूज बनाया गया है कि भारत जो है चीन की आशंका को लेकर यहाँ पे खनन को लेकर एप्लीकेशन दिया है। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ के लिए दिया है, वो हिंद महासागर में 2 अन्य खनन क्षेत्रों के लिए जो है उसने, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीबेद अथॉरिटी को जो है एप्लीकेशन दिया है। यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे, जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्षेत्र है, जो जिसको लेकर जो बात आ रही है कि वो चीन के विरोध में किया जा रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और जो भारत का खनन क्षेत्र में दौड़ है वो खुद का कैसे है और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से या अंतर्राष्ट्रीय पहलों से कैसे प्रेरित है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय या गहरे समुद्र में खनन क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय सीबेद अथॉरिटी क्या होती है जो इस तरह के खनन को लाइसेंस को प्रदान कर रही है, वो भी पिछले 2023 जुलाई से ये लाइसेंस प्रदान कर रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले चर्चा में क्यों है। तो इस चर्चा में इसलिए है कि इस महीने की शुरुआत में ही भारत ने हिंद महासागर के समुद्र तल में 2 विशाल इलाकों जो कि उसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, कि पता लगाने के लिए, अधिकार के लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में आवेदन किया है। ठीक है, और इनमें से, इन क्षेत्रों में से एक में कोबाल्ट समृद्ध परत, जिसमें लंबे समय से, जिसे अपना अफानसी निकेतन सी माउंट या एएन सी माउंट के नाम से भी जाना जाता है, का पता लगाने के लिए एप्लीकेशन भी दिया गया है। हालांकि यह भारत के लिए जुआ है। क्यों जुआ है? क्योंकि देखा जाए तो एक कानून के तहत यह श्रीलंका के दायरे में आता है और उस क्षेत्र में भारत
जब श्रीलंका के दायरे में आता है तो भारत क्यों कह रहा है, क्योंकि चीन के जो वेसल्स हैं, सर्वेक्षण वेसल भी उधर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में भारत चाहता है कि चीन को मिले उसके पहले ही उसने वहां पे अपना एप्लीकेशन दे दिया है। लेकिन फिर भी जो है जुआ है, क्योंकि श्रीलंका का वहां पे एक तरह से कानून के तहत उसकी अधिकारिता आती है। ठीक है, तो मेन ये है कि भारत हिंद महासागर में समुद्र तल के उत्खनन के 2 नए क्षेत्रों के लिए एप्लीकेशन दिया है। दो क्षेत्र को इसको पहले से ही मिल चुका है, और ये जो एप्लीकेशन दिया है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के तहत दिया गया है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है, जो अनक्लाज है, यानी सागरों या महासागरों के लिए जो कानून है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 का है, उसके तहत ये स्थापित एक अथॉरिटी है जो कि जैसे हर देश का अपना समुद्री सीमा होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, तो जितने देश हैं उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, लेकिन वह क्षेत्र जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के दोहन के लिए, आर्थिक दोहन के लिए कोई एक संस्था होनी चाहिए। तो अनक्लॉज के तहत वो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी, जो पिछले साल जुलाई से, क्योंकि एक नया क्षेत्र है, पिछले साल जुलाई से ये अंतर्राष्ट्रीय जो सागर है, या जो जिसको कहते हो हाई सी बोलते हैं, उसमें उत्खनन को लेकर जो है लाइसेंस अलॉट कर रहा है। ठीक है, तो उसी संस्था के द्वारा जो है, जमैका में स्थित ये संस्था है, उसी संस्था में भारत ने 2 लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन किया है, जिसमें से एक है एएन सी माउंट या अफानसी निकितन सी माउंट। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चीजों को लेकर, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देशों की भी भूमिका है। अगर हम इसको देखें, यही मैप जो है, तो ये भारत है और ये यहाँ पे स्थित है। ये देखिए, सी माउंट वो होता है जो सागर के तल में जो है पहाड़ नुमा आकृति जो पानी के अंदर रहती है, वो जो भूकंप कार्रवाइयों या प्लेट टेक्टोनिक प्रभाव इस तरह के किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन ये सागर की तल में उभरा हुआ क्षेत्र होता है, पहाड़ी पठारी। तो ये उसी तरह का एक सी माउंट है, जो कहीं ना कहीं जो है 4800 किलोमीटर गहराई से लेके जो है 1200 किलोमीटर ऊंचाई तक, यानी 1200 मीटर ऊंचा जो है ये समुद्र तल से, सतह से जो है, जहां पे स्थित है वहां पे समुद्र की गहराई 4800, जो कि देखिए ब्लू दिखाई दे रहा है ना, ब्लू मतलब गहरा पानी। तो 4800 मीटर से जो है शुरू होके 1200 मीटर ऊपर तक, यानी जो है, यानी समुद्र के नीचे ये 1200 मीटर ऊंचा पहाड़ है। और यह क्षेत्र जो है कोबाल्ट, निकिल आदि जैसे खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे लिए जो नवीकरण ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा है या बैटरी है, इस तरह के क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये यहां से देखा जाए तो भारत के तट से 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और ये भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का इलाका आता है, लेकिन यहाँ पे एक कानून के तहत ये श्रीलंका के कहीं न कहीं किसी न किसी दायरे में आता है। फिर जब श्रीलंका के दायरे में आता है तो भारत क्यों कर रहा है, क्योंकि वही है कि इस इलाके में चीन की जो है रिसर्च वेसल जो है दिखाई देने लगी है, तो भारत को आशंका है कि चीन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके पहले भारत ने ही ये अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो वही देखिए, ये एएनसी माउंट जो है, ये हिंद महासागर बेसिन में एक संरचनात्मक विशेषता है। ये 400 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, जो भारत के तट से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है, और ये 4800 मीटर की समुद्र की गहराई से लगभग 1200 मीटर ऊंचा, यानी समुद्र 4800 मीटर समुद्र की गहराई है, यानी ये सी लेवल से सरफेस है, ये सी सतह है, और उसके नीचे जो तल है वहां से 1200 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। और यहाँ पे कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज और तांबे के भंडार पाए जाते हैं। अब ये है कि भारत इस क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में क्यों प्रवेश कर रहा है। देखिए, देश क्यों कर रहे हैं उसको बता दें, क्योंकि ये जो समुद्र के सतह के नीचे जो खनन है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे विशाल मात्रा में जो है मिनरल्स पाए जा रहे हैं, खासतौर से कोबाल्ट है, निकिल है, गोल्ड आदि तो है ही है, कोबाल्ट, निकिल भी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण खनिज होने वाले, खासतौर से बैटरी के लिए, फोटोवोल्टिक के लिए और इलेक्ट्रिक मोटर्स आदि के लिए। ठीक है, तो ऐसे में वो जो क्षेत्र है, समुद्र का विशाल इलाका जो है, जो कहीं ना कहीं अभी तक खनन क्रियाओं से दूर रहा है, अगर वहां से हम उत्खनन करने लगे
तो हम बहुत बड़ी मात्रा में जो है हम खनिज पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। और जितना हम सागर से खनन करेंगे उतना कम खनन हमको धरती पर करना पड़ेगा। धरती यानी जो जमीन पे जो है रिसोर्स कम है और वो ओपन माइनिंग होती है, उसमें बसावट होती है, तमाम तरह की समस्या होती है जिसको लेकर दिक्कत होती है। तो अगर सी माइनिंग शुरू कर दिया जाए तो इसका फायदा होता है, इसलिए दुनिया के ज्यादातर देश इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक विशाल संपदा समुद्र की सतह के नीचे दबी पड़ी है जिस तक हम अभी पहुंच नहीं है। हालांकि उसकी कुछ कह सकते हो पर्यावरणीय समस्या है, जैसे कि जमीन के माइनिंग की है, वहां की भी है। उसमें अभी पूरी तरह से चूंकि बिल्कुल नया क्षेत्र है, अभी इसके लाइसेंसिंग ही जो है गहरे सागरों में लाइसेंसिंग देने की प्रक्रिया ही अभी शुरू हुई है जुलाई से। तो इसलिए अभी वो उसको लेकर कई आशंका है कि कहीं ना कहीं ये जो है एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह करके और ओवरऑल पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर सकता है। लेकिन हम उस पहलू को अभी छोड़ भी दें तो दुनिया के देश आर्थिक रूप से व्यवहार खनिजों के लिए वहां से निकाला जा सकता बहुमूल्य खनिज, खासतौर से ऊर्जा परिसंचरण को या नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर उधर जा रहे हैं। तो भारत भी उसमें अछूता नहीं है। भारत ने भी पहले से ही हिंद महासागर में भारत के पास 2 गहरे समुद्र अन्वेषण लाइसेंस है। देखिए इसको जरा समझना है, ये हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र में हमारा अधिकार है वो नहीं है। जो हमारा जो 200 नॉटिकल माइल के बाहर, किसी भी देश के जो 200 नॉटिकल माइल के बाहर का इलाका है, जो किसी भी देश की सीमा में नहीं आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है, उसके संसाधनों को दोहन के लिए अंतरराष्ट्रीय सीबेत अथॉरिटी पिछली जुलाई 2023 से लाइसेंस दे रही है। और उसने अब तक 31 लाइसेंस दिया है, जिसमें से 2 लाइसेंस भारत को मिला है और देखा जाए तो 5 लाइसेंस चीन को मिला है और रूस को 4 लाइसेंस मिला है। तो इसी तरह से रूस, भारत, चीन और भी देश जो है इस अंतरराष्ट्रीय सीबेत अथॉरिटी के तहत जो है, जो खुला सागर है, जो ओपन सीज है, जो कह सकते हैं एक तरह से पूरी मानवता के लिए जो विरासत है, उसके उत्खनन के, उसके तल से उत्खनन को लेकर जो है वो लगातार प्रयासरत है। तो उसमें भारत भी है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण खनिजों को हासिल करने के लिए जो है प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा की देखते हुए उसने 2 और के लिए जो है आवेदन कर दिया है। उसमें से तो एक वही एन सी माउंटेन देख ही रहे अफसाना निकतान जो है सी माउंट, क्योंकि वहां पे भारत को ये आशंका है कि चीन भी यहाँ पे क्या कर देगा, लाइसेंस कर देगा। और अगर वहां लाइसेंसिंग उसको अगर मिल जाता है तो देखिए भारत के तट से 3000 किलोमीटर दूर है और एक तरह से वो एक हिंद महासागर में उसकी एक लाइसेंस मिल जाएगा, तो वहां खनन करने के लिए वहां पे उसकी स्थापना, तो थोड़ा स्ट्रेटेजिक पहलू भी है। इसलिए भारत चाह रहा है कि चीन आए न आए, वो हिंद महासागर चूंकि भारत का अपना उसके नाम पे है, तो भारत चाह रहा है कि यहाँ पे उसका जो है मेन उसका उद्देश्य बना रहे कि वो वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहे। अगर वो नहीं कराएगा, अगर वो नहीं करता है तो चीन को भी मिल सकता है, चीन अगर अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर भारत करता है तो भारत की प्राथमिकता दी जाएगी। अब और भी सारे पहलू होते हैं, इस पे अगले सप्ताह चर्चा होना है, तो जब जैसा होगा फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी जो है चीन, रूस, भारत सहित सभी देश है, यहाँ पे जो मौजूदा खनिज संसाधन है, कोबाल्ट है, निकिल है, तांबा है, मैग्नीज है, इन सब विशाल भंडार तक पहुंचने की होड़ है। ये होड़ जो है इसको लेकर जो है इनका जो खनिज है, इनका बड़ा भारी पैमाने पर उपयोग जो है जलवायु परिवर्तन और उसको लेकर किया जा सकता है, खास तौर से पवन ऊर्जा में, खास तौर से सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी तकनीक जैसे क्षेत्र में, ठीक है। और 2022 में भी है ना, अगर 2022 में देखा जाए तो भारत ने इसी तरह के या अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और उसके बाहर के क्षेत्रों में भी समुद्री स्तर पर खनन करने के लिए भारत के जो है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने मध्य हिंद महासागर बेसिन में 5270 मीटर की गहराई पर अपनी खनन मशीन का परीक्षण किया और कुछ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, इसका जो नीचे खनन निकाला जाता है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बोलते हैं। ये एक्चुअल में आलू के आकार के जो है खनिज होते हैं, जिसमें कोबाल्ट, मैग्नीज, निकिल, गोल्ड आदि चीजें पाई जाती हैं। और आपको याद होगा कि मिशन समुद्रयान, मिशन गगनयान तो है ही, मिशन समुद्रयान जो हम एक ऐसी पनडुब्बी बना रहे हैं जो कि 6000 मीटर की गहराई में भी जाके उत्खनन कार्य कर सके।
तो उसी के लिए जो है 6000 5000, तो उसी के लिए देखिए उसी के टेस्ट के दौरान भारत ने उतनी गहराई से चीजें निकाली है, क्योंकि आपको अगर उतनी गहराई में खनन करना है तो आपके पास प्रौद्योगिकी भी उतनी गहराई में खनन करने के लिए होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। तो भारत जो 2022 में या उसके पहले से ये जो मिशन समुद्रयान और इस तरह की चीजें चला रहा है, वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है इसके साथ, और जो ये लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर रहा है। अब सोचो अगर भारत इस तरह की चीजें चला ही नहीं रहा होता, या तकनीकी उसकी योग्यता ही अपने आप को दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं कर रहा होता, तो आप भारत लाइसेंसिंग के लिए कहता तो क्या लाइसेंसिंग मिलती? भाई इसी आधार पे हट खत्म हो जाती कि इसके पास कोई तकनीकी क्षमता ही नहीं है कि वहां पे खनन कर सकता है। तो ये सारे पहलू उसमें जुड़े हुए हैं, आर्थिक और सारे पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। देखिए गहरे समुद्र में खनन क्या होता है, तो ऐसे देखिए ये सागर का सतह है, इसमें जहाज हैं, और ये सागर का तल है। ये देख रहे हैं इस तरह के पहाड़ भी होते हैं, इसे सी माउंटेन्स कहते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है, इसमें छोटे छोटे पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स होते हैं, और सतह से रह के इनको पसीन भेजा जाता है, सब कुछ किया जाता है, और गहराई से ये सारी चीजें निकाल के फिर ऊपर से हम अपने सतह से जो हमारे पास जो भी प्लेटफॉर्म होता है वहां से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ के लिए? अपने आर्थिक संसाधनों के लिए, अर्थव्यवस्था में इनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें इस प्रक्रिया जो होती है समुद्र खनन का, वो 4 से 6 किलोमीटर की गहराई पर होती है, और मेनली पॉलीमेटेलिक न्यूड्यूल्स के लिए जो है ये चीजें खनन की जाती है। ठीक है, इस खनन के लिए अभी तक पिछले साल तक जो है कोई पॉलिसी, मतलब कोई लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं थी। हालांकि इसको लेकर एक संस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी, जो जमैका में स्थित है, और इसके 167 देश हैं, सदस्य देश हैं, भारत भी उसका सदस्य देश है। और यह अनक्लास के तहत, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के तहत जो स्थापित एक इकाई है, और ये अपने सदस्य देशों के बीच जो किसी न किसी एक्सक्लूसिव जोन से बाहर का क्षेत्र है उसमें जो है इसी तरह के गहरे खनिज अन्वेषण को लेकर लाइसेंस प्रदान करता है। 31 लाइसेंस ये अब तक इसने प्रदान किया है, यानी पिछले साल से ही दिया है, तो 31 लाइसेंस प्रदान किया है, जिसमें से 30 एक्टिव है, और भारत ने अप्लाई किया ही है। उसमें से पहले जो 31 मिला था उसमें से 2 भारत को मिला था, और जो भारत ने अगर अप्लाई किया है, अगर ये दोनों लाइसेंस भारत को मिल जाता है तो भारत में लाइसेंस की संख्या 4 हो जाएगी, जो उसे रूस के बराबर कर देगा। फिर भी वो हम चीन से एक कम रहेंगे, लेकिन ठीक है, चीन और रूस में, चीन और भारत का जो है हर क्षेत्र में धीरे धीरे जो है बराबरी का दर्जा चलता रहे, या आगे पीछे 19-20 चलता रहे, तो ये अच्छी बात है। ये कोई बात नहीं, ये हेल्दी है, क्योंकि ये हम एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं। ये हमारा अपने जो संसाधन है, जो पूरे मानवता के संसाधन है, और जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत है, उसके तहत हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। और लाइसेंस और उसके एप्लीकेशन से नहीं, मेन जरूरी है कि हमारे पास वो क्षमता आए, और उसको लेकर हम लगातार अपने वैज्ञानिक हमारे लगातार अन्वेषण और प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, भारत में दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर जो अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता द्वारा टिप्पणी की गई है, उसको लेकर सख्त जो है विरोध दर्ज किया गया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्विटर पे इस तरह के बयान जारी किए हैं, बहुत सख्त लफ्जों में बयान जारी किया गया है। और साथ ही ये हैं विदेश मामलों में अमेरिका के उप मंत्री, उनको बुलाया गया, उप मिशन अधिकारी, उनको बुलाया गया है, और उनको बुला के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है। देखिए, जब किसी दूतावास से किसी विदेशी दूत को या राजदूत को बुलाया जाता है, तो वो बुला के अपनी बात कही जाती है, तो ये विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। अब ये बात सही है कि किसी को फोन पे भी बातें कह सकते हो, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। आपको याद होगा जब मुइज़ू के कुछ मंत्रियों ने, मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री पर या भारतीयों पर जो है अनर्गल टिप्पणी की थी, तो मालदीव के राजदूत को बुलाया गया था, और 5 मिनट में ही उसको चलता बना दिया गया था। इन्हें भी ज्यादा समय नहीं, 30-35 मिनट ही बैठा में ही इनको समझा दिया गया है। यानी ये बता रहा है कि भारत, उसके जो संप्रभुता है, उस संप्रभुता क्या होती है, जैसे हर देश है उसके आंतरिक मामलों के लिए हर देश संप्रभु होता है।
ठीक है, कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं हैं वो चीजें होती है, लेकिन आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय मामलों, आंतरिक मामलों में हर देश आंतरिक संप्रभु होता है। उस मामलों में किसी भी का जो है हस्तक्षेप कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता है, और अगर कोई करता है तो उसके लिए जो है जवाब भी देता है देश। और हर स्वतंत्र देश, संप्रभु देश ऐसा करता है। कई बार हम करते हैं, कई बार हम नहीं करते हैं, लेकिन इस बार हमने अपने कह सकते हो मित्र देश को भी स्पष्ट चेतावनी दी है। चेतावनी नहीं बल्कि कड़े शब्दों में उनको प्रतिक्रिया दी है। मुद्दा क्या है, तो मुद्दा देख लीजिए कि विदेश मंत्रालय ने दिल्ली शराब नीति के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। और 27 मार्च को कड़े शब्दों में एक बयान में कहा है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कूटनीति में देशों के एक दूसरे की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। और साथी लोकतंत्र यानी जो आपके फ्रेंडली या आपके फ्रेंड लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, उनके मामले में तो यह और भी जिम्मेदारी अधिक है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, अन्यथा अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये अनहेल्दी क्या हो जाएगा, अनहेल्दी मिसाल या अस्वास्थ्यकर मिसाल या एक कह सकते हो कि उदाहरण पेश करेगा। और भारत ये बताना चाह रहा है कि वो भी ऐसा कर सकता है अगर ये चीजें ध्यान में नहीं रखी गई है। ठीक है। और साथ ही कहा कि भारत की कानूनी प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये इतनी कड़ी प्रतिक्रिया आई है तो इसके लिए जो है किस पर प्रतिक्रिया आई है। तो प्रतिक्रिया ये है कि अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के पास एक मेल आया था, ईमेल किसी ने भेजा होगा, और उसमें ये पूछा था कि जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं जो कि प्रमुख मुख्यमंत्री हैं और प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही में कांग्रेस पार्टी का जो है अकाउंट इनकम टैक्स ने फ्रीज किया है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है। तो उस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खास तौर से अरविंद केजरीवाल के मामले में कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी पर बारीकी से नजर रख रहा है और कहा कि वह निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। अब इसको जरा समझिए कि आप कह सकते हैं कि सर इसमें क्या ऐसा कुछ बोला है। जैसे कि अगर आपका कोई मित्र हो या कोई साथी हो, सहयोगी हो, कोई आपके पास उसकी शिकायत लेकर आता है कि भाई ऐसा उसमें ये कमियां हैं, आप क्या कहोगे। तो अगर आप उसके बारे में कहने लगे कि नहीं हम उस पर बात करेंगे, उसको समझाएंगे कि ऐसा करो, यानी आप ये मान रहे हो कि उसमें वो कमी है। जबकि एक्चुअल मित्र होगा तो वो क्या कहेगा कि यार वो सही है, उसका अपना मामला है, उसके यहाँ लीगल सिस्टम है। ये भी जवाब हो सकता है कि भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्र है जिसके पास जिसकी स्वतंत्र न्यायपालिका है, सबसे विशाल लोकतंत्र है, हमारा सहयोगी है और हमें पूरा विश्वास है कि उसका न्यायिक तंत्र वहां पे कोई भी चीज गलत नहीं होने दे सकता है। ये भी एक जवाब है। और एक जवाब ये है कि हम उस पर नजर रखे हुए, जैसे वो हमारे क्या हैं, बिग ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर नहीं, बिग ब्रदर हैं, ऐसा शो करते रहे हैं। और ऐसी मानसिकता जो ये अमेरिका की तो रही है, अमेरिका सहित कई सारे विकसित देशों की रही है, खास तौर से एशियाई देशों के लोकतंत्र को लेकर। अगर आप मेरा क्लास रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने जो अभी रायसीना डायलॉग्स हुआ था उसमें 6 जो है विषयगत मुद्दे थे। मैंने कहा था इन मुद्दों को पढ़िएगा, ये भारत के समक्ष जो दुनिया के समक्ष और खासतौर से भारत के समक्ष जो वैश्विक स्तर पे चुनौतियां हैं या मुद्दे हैं उसको समझने का बहुत प्रमुख जो है ये आपको कीवर्ड देगा। उसमें एक मुद्दा ये था कि जो दुनिया के देश है, जो खासतौर से जो लोकतंत्र है, वो जो पश्चिम के देश हैं वो एशियाटिक लोकतंत्र को जो है वो दूसरे नजर से देखते हैं और वो अपने मॉडल्स और अपने प्रिंसिपल्स के आधार पे दूसरे दुनिया के देशों को अलोकतांत्रिक या कह सकते हो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक क्या होता भाई, यानी चुना हुआ जो है तानाशाह। अब यानी ये जनता किसी को चुन रही है और आप अपने एक बायस्ड मानसिकता को लेकर चल रहे हो
और वो मानसिकता आपके साथ सेटल नहीं हो रही है और उसमें कुछ निहित स्वार्थ है, तो आप इस तरह की बातें करेंगे। और एक बहुत बड़ा चुनौती भारत जैसे विकासशील देशों के लिए है, ये बात रायसीना डायलॉग्स में कही गई है। ना हो तो आप जाके पीछे के वीडियोस को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें डिटेल में बताया गया है। और वो भारत के विदेश नीति और उसको आने वाले जो भी समस्याएं हैं, चुनौतियां, उसके लिए बहुत बढ़िया वो गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये चीजें कोई नई नहीं है जो अमेरिका कहता रहा है, अभी जर्मनी ने कह दिया है। कुछ दिन पहले याद होगा कि पन्नू के मामले में अमेरिका विदेश विभाग ने भी यही ऐसे ही बात कही थी। और हालांकि अभी 5-5 की बात की, लेकिन उसी 5-5 का एक मेंबर न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री भारत आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उनके पास तो इस तरह का कोई भी जो है सूचना नहीं है कि जो है पन्नू को मरवाने के लिए भारत ने ऐसी बात कही थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं कि ये जो चीजें, ये लोकतंत्र और इस तरह के नाम पर जो विकासशील देश, खासतौर से जो एस्पायरिंग कंट्रीज हैं, देखिए जब आप विकसित होते हो ना, एक बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, फिर बता देता हूं। ये कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे भी कोई अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन का जो लेवल है उसको क्रॉस करने लगती है, वैसे ही अमेरिका बेचैन हो जाता है और उसको लगता है कि यह उसके हिजेमोनी को या उसके जो प्रभाव को कम जो है रोकेगा। वो चीन को कोशिश कर रहा था, लेकिन चीन इतनी तेजी से 5 से 7 सालों में आगे निकल गया कि अमेरिका वैसा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसने जापान को भी कभी 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से आगे नहीं बढ़ने दिया, और भी। और जैसे ही ये कुछ होता है, ये कहा जाता है कि वो कुछ न कुछ ऐसा करने लगता है कि उसके प्रभुत्व को, देखिए कोई अपनी बादशाहत छोड़ना नहीं चाहता है। अमेरिका आज बादशाहत है, वो भले पार्टनरशिप ही करता है, लेकिन वह हमेशा उसको एक सहयोगी चाहिए, साझेदार नहीं चाहिए होता है। इसीलिए याद करिए, जब भारत के विदेश मंत्री ये रूस गए थे, तो उन्होंने रूस के और भारत के साझेदारी को कहा था स्पेशल प्रिविलेज जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दुनिया के कनेक देशों के साथ है, लेकिन रूस के साथ साझेदारी को भारत ने स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा था कि हमारी रूस की साझेदारी स्पेशल और प्रिविलेज है। उसी तरह के संदर्भ में जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये उसी संदर्भ में हमें देखने की जरूरत है। वह है अमेरिका और जो पश्चिमी देशों की मानसिकता और भारत जैसे विकासशील देशों के लोकतंत्र के नाम पर घेरने, और उसमें भी वहां पे उनको लोकतंत्र को लेकर कुछ खास तरह की मानसिकता है। जैसे ये हमारे कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि भारत की न्यायपालिका बेहतर करे। दुनिया की सबसे, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, दुनिया की सबसे स्वतंत्र न्यायपालिका भारत की न्यायपालिका है। एक बार ऐसे ही शायद न्यायपालिकाओं की नियुक्ति की बात हो रही थी, तो हमारे सीजीआई से पूछा गया कि अमेरिका के जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति जो है सीनेट करती है तो कह रहे हैं कि हम उनसे तुलना करें, वहां तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पे होती है। तो प्रश्न यही है कि वहां पे अभी आप चाहे डोनाल्ड ट्रंप का मामला देख लीजिएगा कि वहां पे एक राज्य में उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। भारत में जेल जाएं, कुछ भी करें, लेकिन चुनाव लड़ने से और मतदान करने से तभी रोक सकता है जब कोई सजा प्राप्त कर ले। और सजा प्राप्त करने के बाद भी सरकारें जैसे उसमें जो है अयोग्यता वाला जो नियम है, इसके बावजूद भी जो कोर्ट है, जब तक कि ऊपरी कोर्ट में जाके अपने स्थगन लेकर जो है आदमी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर तमाम आलोचना हो सकती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था को आप लोकतंत्र के हननकर्ता कहोगे, और जहां पे एक पूर्व राष्ट्रपति को एक राज्य में चुनाव लड़ने से रोक दिया, मतदाता वहां पे कह सकते हो नॉमिनेट होने से रोका जा सकता है, वो व्यवस्था बढ़िया है। और जब वो लाया गया था तब भी ये कहा गया था कि हालांकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पे ये जाकर खंडित हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो उसमें जो न्यायाधीश है उसमें से 6 की नियुक्ति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है। यानी कहीं ना कहीं बता रहा कि जहां की न्यायपालिका इस तरह से जो है राजनीतिक रूप से है, वहां का शासक व्यवस्था हमको सिखा रहा है कि हमारे यहाँ कानूनी प्रक्रिया देखे। सारी संस्थाओं के बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जो भारत की न्यायपालिका है वर्तमान समय में वो स्वतंत्र है, और जो उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो इस समय हैं, वो खुद भी इतने जो है कह सकते हो कि आप उसको सकते हो अपराइट आदमी है, चाहे उनसे पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, कि वो खुद कहते हैं कि भारत के न्यायपालिका पे दबाव अनेक तरह के होते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव उन्होंने अपने जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कार्रवाइयों के दौरान कभी महसूस नहीं किया। तो इन सारी परिस्थितियों में इनकी ये चीजें कहना जो है
अगर कोई, जैसे इसमें हमने ये भी दिखा है कि उस पे गिरफ्तारी क्यों हुई है, अगर कोई नहीं जानता है तो जान लीजिए। वर्ष 2021 में दिल्ली में एक एक्साइज पॉलिसी शराब नीति आई थी, जिसके तहत निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों, निजी क्षेत्र के जो शराब निर्माता हैं, उनको, कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल किया गया। और उसमें बाद में एक दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक जांच की, और जांच में पाया गया कि इससे जानबूझ के ये किया गया है जिससे किकबैक लिया जा सके या घूस लिया जा सके और अवांछित लाभ प्रदान किया जा सके। बाद में जब इस पे जांच शुरू हुई तो दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को खारिज कर दिया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो है दिल्ली में जो कह सकते हो सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो अभी भी मुख्यमंत्री के पद पे हैं, उनको गिरफ्तार किया। फिर उनको एक कोर्ट में ले गई, जो संवैधानिक प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले जाना पड़ता है। कोर्ट में ले गई, कोर्ट ने उसे रिमांड मांगा और कोर्ट ने उन्हें 6 दिन का रिमांड दिया। वो हाई कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। तो ऐसे में जहां पे हमारे कोर्ट वह सरकार तक से जो है, सरकार छोड़िए, संसद के द्वारा बनाए गए जो है संविधान संशोधन विधेयक को भी जो है गैर संवैधानिक कहने में जरा भी संकोच नहीं कर रही है या करती है, और नहीं भी करनी चाहिए अगर गैर संवैधानिक हो। वहां पे इस तरह की बातें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन की ही बात कही जा सकती है। तो अब वही प्रश्न है कि भारत अमेरिका संबंधों में घर्षण के कुछ तत्व, देखिए ये दूसरा बार हो रहा है, इस महीने दूसरी बार हो रहा है कि भारत ने अमेरिका को इस तरह का जवाब दिया था। अभी एक 27 मार्च का ये जवाब है, और इसी तरह का जवाब 15 मार्च को भी भारत ने सीए के मामले पर दिए गए वक्तव्य पर भी दिया गया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और यह जो है मानवाधिकार को, जैसे जब सीए पर बोला था कि यह मानवाधिकार को बढ़ावा देने वाला है, ठीक है। तो उस तरह की बातें हैं। और देखा जाए तो भारत और अमेरिका के संबंध, अमेरिका भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाता है, भारत भी अमेरिका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाता है, और कई सारे क्षेत्रों में सहयोग है। और अमेरिका की चाइना प्लस की पॉलिसी, यानी चाइना के विकल्प के रूप में जो नीति है, वो उसमें भारत फिट बैठता है। इसके बावजूद भी इस तरह की चीजें आती रहती है, चाहे पन्नू का मामला हो, चाहे आप कह सकते हो कि अभी यही सीए का मामला हो गया हो, चाहे ये लोकतंत्र और इस तरह की बात आती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के संबंधों में घर्षण पैदा करता है, और ये बताता है कि कहीं कुछ बेहतर नहीं है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका, पहले आजादी के बाद से भारत और अमेरिका के संबंध बहुत बेहतर नहीं रहे हैं, शीत युद्ध के दौरान नहीं रहे हैं। पाकिस्तान और भारत का जब 71 का वार हुआ था तो उसमें अमेरिका जो है और ब्रिटेन जो है पाकिस्तान के सहयोग में थे। ये सब चीजें पुरानी है। परिवर्तन के साथ साथ दोनों के बीच जो है संबंध बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि भले साझेदार हो लेकिन मित्र नहीं है। क्योंकि अगर एक मित्र होता ना तो यही कहता कि भारत सबसे बेहतर लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पे 70-72 सालों से हर 5 साल पे चुनाव होती है, लोग आसानी से सत्ता बदल देते हैं, और इसके बाद वहां पे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है जो वहां के संसद के द्वारा चुने गए कानूनों को भी उसको समाप्त करने में कोई परहेज नहीं होता है। वहां की ऐसी स्वतंत्र न्यायपालिका है जो अपनी नियुक्ति खुद ही करती है। इसके बावजूद भी भारत के न्यायपालिका पर प्रश्न उठाना कहीं न कहीं ये बताता है कि दोनों देशों के बीच खटास तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं घर्षण है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं जिनको हम ओपन क्लास में नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारत अमेरिका के संबंधों के अच्छे पहलू के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं जो इस तरह की बातों को ले आती है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहेगा। इससे जुड़ा हुआ जो भी आपका पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। कल से एक नई शुरुआत करेंगे। आपको जो है कल से जो भी जो टुडे एनालिसिस रहेगा उसमें हम 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको दिया करेंगे। उसके आंसर आपको नहीं बताएंगे, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। हालांकि उसके आंसर जो पीडीएफ रहेगा उसमें रहेगा, लेकिन आपसे उम्मीद करेंगे हम कल से कि आप उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही जो है उसका आप आंसर देखेंगे। ठीक है, तो कल से एक नई शुरुआत करेंगे, आज पहले से बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।